नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपका साथी डॉक्टर कुलदीप शर्मा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आहार में सबसे अधिक कौन सी सब्जी होती है? वो सब्जी होती है आलू। आज भी आलू हर सब्जी का जोड़ीदार है, लेकिन आपको ये जानकर के भी हैरानी होगी कि आलू हमारे देश का नहीं है। ये हमारे देश में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाली जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इस आलू को बोने की शुरुआत की और आलू जो है उसको एक लंबे समय तक लोगों ने अपनाया भी नहीं था और ये भी कहा गया, भ्रम पैदा किया गया कि बाइबल में आलू ना खाने का जिक्र है। लेकिन पामेंदा तेरे यानी मिट्टी का सेब आलू और इसका एक साथी था पामेंतियर, उसने एक बड़ा अच्छा और एक रोचक तरीका निकाला। वो क्या करता था कि आलू को खेती की उसने और लेकिन रात में पहरे बिठाता था और दिन में उसको हटा देता था, जिससे कि लगता था कि आलू कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि रात में भी चौकसी हो रही है, दिन में भी हो रही है। लोग ये सोच करके चुरा चुरा करके भागते थे। उस तरीके से आलू जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ। उसके बाद एक और स्थिति आई कि उसने क्या किया कि आलू का जो फूल था, क्योंकि आलू पर फूल बहुत कम आता है और सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही आता है, तो उसने आलू का फूल राजा को दे दिया। राजा ने अपनी रानी को दिया। रानी जब शाम को उसको लगा करके निकली तो सबको लगा कि भाई ये कौन सा फूल नया आ गया, और इस तरीके से आलू की खेती को एक नया अध्याय जुड़ा, नया प्रोत्साहन मिला। लेकिन ये बात तो वो थी कि जब हम पारंपरिक रूप से आलू उपजाया करते थे, लेकिन आलू में ज़रूरी हुआ शोध कार्य और हमारे जैसे देश में जहाँ आलू की पैदावार भी है और खपत भी काफ़ी है, वहाँ पर आलू की किस्मों के विकास की कहानी शुरू हुई। और इसमें एक शुरुआत ये अच्छी हुई कि इसमें ऊतक संवर्धन, यानी कि सिर्फ एक ऊतक को लेकर के पूरे आलू विकास की गाथा थी ये। तो आलूओं में ऊतक संवर्धन की स्थिति क्या है और किस तरीके से ये होता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक, बल्कि मैं कहूँगा प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर साहब हैं, और वहाँ पर जो एक इनका विभाग है जो कि सामाजिक कार्यों को सबको देखता है, उसके आप विभागाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमारे देश में निश्चित तौर पर समझा जाता है कि आलू पहाड़ी आलू, बिल्कुल मैदानी आलू, लेकिन आलू की स्थिति क्या है? देखिए, ऐसा है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि हमारे जो देश के जो लोग हैं, जो दर्शक भाई हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में, जैसे आपने बताया कि आलू 17वीं शताब्दी के शुरू में पुर्तगीज़ आलू यहाँ ले आए थे जी। और ये शुरू में ऐसा कहा जाता है कि वो पहली बार मुग़ल के उसमें एक राज्य में उनको आलू पेश किया गया, महाभोज रखा गया। हाँ, महाभोज किया गया। और उसके बाद जैसे हमको सबको पता है कि जो आलू है बेसिकली एक टेम्परेट क्रॉप है ये, जहाँ पे कि लेकिन जो हमारा जो भारत देश है ये ट्रॉपिकल है। तो पहले शुरुआत में क्या था कि आलू सिर्फ पहाड़ों में ही उगाते थे लोग, और क्योंकि वो समर क्रॉप था, जैसे कि हमारा जो बाहर हमने बताया कि ये साउथ अमेरिका में या इंग्लैंड में, यूरोप में, तो जैसे जैसे उसका बढ़ता गया, फिर हमारा जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें बहुत कम एरिया उनको मिलता था आलू बीज पैदा करने के लिए। तो फिर देखा गया कि फिर इसके बाद हमने एक सर्वे किया, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं इसको एक सर्वे किया। फिर उसके बाद जाके 1968 में एक हमने विधि निकाली, सीड प्लॉट टेक्निक, जिसके द्वारा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, चाहे आपका पंजाब है, हरियाणा है, तो वहाँ पर ये आलू खेती होने लगी। जी। शुरू में ऐसा था कि आलू लोगों को पता नहीं था कि आलू को खेती कैसे की जाए। तो फिर हमारे जो संस्थान है, संस्थान द्वारा हमारे जो कई जितने भी जलवायु क्षेत्र है हमारे पूरे देश में है, तो हमारे 6-7 हमारे सेंटर खोले गए और वहाँ पर जैसे जैसे उस जलवायु की, उस जगह की जो समस्याएं थी, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने उसको लिया और उसके आधार पर फिर उन्होंने एक अपना पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बनाया, जिससे कि आलू की खेती का बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन यहाँ एक जो बात आती है कि आलू को जो आप पहले किस विधि से बोते थे, फिर ऊतक संवर्धन की बात आई, तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए ये बात जानना चाहूँगा कि ऊतक संवर्धन है क्या? हाँ, देखिए, पहले बताऊँ आपको, हमें कहीं पहले तो शुरुआत में क्या था कि आलू से ही आलू का बीज बनता था, फील्ड कंडीशन में बनता था, ट्यूबर्स यानी कंद लेकर के बोल दिया करते था। जी। और उसमें क्या होता था कि आलू का बीज बनाने में हमको कम से कम 10 से 12 साल लगते थे वो। तो इतना समय के बाद फिर जाके हमारे जो भी आलू जो लगाते थे उन पे वो बीज पहुंच पाता था वो। तो हमारे संस्थान ने सोचा कि ये करीब बहुत पहले की बात है, ये 1980s की बात है कि क्यों ना कोई ऐसी एक विधि अपनाई जाए जिससे कि उसका आलू का जो बीज हम एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन के रूप में, जिससे कि बहुत फास्ट, जिससे कि उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदा कर सकें। जी।
तो उसमें मतलब ऊतक संवर्धन में होता क्या है, किस हाँ, तरीके से? देखिए टिश्यू कल्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं जी जी। ऊतक संवर्धन। उसमें क्या करते हैं कि किसी भी आलू के प्लांट का जो उसके नोट्स होते हैं, जो पत्ती के पास जो नोट्स होते हैं, अच्छा, अच्छा, या उसके एपिकल जो बड्स होते हैं, उनको पहले हम लोग काट के एक आर्टिफिशियल मीडिया में उसे एक टेस्ट ट्यूब में हमको डालकर उसको हम लोग ग्लो कराते हैं, जिससे कि वो फिर 20 से 21 दिन बाद उसके पूरा प्लांट, वो पूरा टेस्ट ट्यूब में पूरा वो भर जाता है वो प्लांट हो, और फिर उसके बाद जो है ना उसको फिर हम आगे यूज़ करके उसका हम लोग बीज बनाते हैं आलू का। अच्छा 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 अच्छा। इसके साथ साथ एक बात और ये है कि न केवल केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बल्कि जो लीमा पेरू में इसके संस्थान, वहाँ इसकी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। बिल्कुल। तो उस दिशा में भी क्या कुछ ऐसे नए अनुसंधान सामने आए जो ऊतक संवर्धन से नहीं बल्कि औरों चीज़ों से भी आलू से जुड़े हैं? नहीं, ऐसा तो अभी देखने को नहीं आया अभी तक। अभी जी। हमारे जहाँ तक हमारा जो ज्ञान है और जो हमारा जो संस्थान जो काम कर रहा है कि ये जो टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है, या जो बताया आपने ऊतक संवर्धन की जो विधि है, ये पूरे देश में, जहाँ पूरे विश्व में जहाँ पे भी आलू का बीज बनाया जा रहा है, वो यही विधि है, उसको अपनाकर उसको आगे आलू का बीज बनाते हैं। आपका संस्थान इस दिशा में कहाँ कहाँ कार्य कर रहा है सर? ये हमारा संस्थान जो है, हमारा जो के जितने भी हमारे जो जलवायु वाले जो हैं अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका यूपी में है, आपका मेरठ में है, बिहार में पटना में है, और एमपी ग्वालियर में है, और आपका जैसे कि ऊटी में भी है, महाराष्ट्र शिलोंग में भी है, और कुफरी फागू एक हिमाचल प्रदेश में जगह है जहाँ की बेसिक जो हमारा न्यूक्लियर सीड जो पैदा होता है वहीं होता है। तो ये हमारे इतने क्षेत्र हैं, तो उसके हिसाब से ये हमारा वहाँ पर काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे देश में आलू मेहमान बन कर के आया, और आज इसको, इस देश की माटी इस कदर भाई है कि यहीं का होकर के रह गया है, और इस पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कार्य कर रहे हैं। उसमें टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय चर्चा कर रहे हैं आलू में ऊतक संवर्धन, और आलू का विकास ऊतक संवर्धन के सहारे काफ़ी हुआ है। हमारे देश में इस दिशा में काफ़ी कार्य हुए हैं, और अभी से नहीं, काफ़ी समय से कार्य चल रहे हैं। लेकिन अभी उसमें एक जो ब्रेक थ्रू कहते हैं, इसमें ख़ास बात ये आई है कि एक बड़े क्षेत्र में किसान ऊतक संवर्धन से तैयार आलू को अपना रहा है। और जो हमारा शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, वो अपने क्षेत्रीय केंद्र जो हैं उनके सहारे काफ़ी कुछ इस पर कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रयोगशाला पूरी तरीके से विकसित हो चुकी हैं, और अत्यंत संवेदी उसमें जो उपकरण हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी इस दिशा में पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, और वो जानते हैं कि किस तरीके से आलू की फसल को और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। डॉक्टर पांडे, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ऊतक संवर्धन है, निश्चित तौर पर वनस्पति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और इधर अगर मानव की बात करें तो क्लोनिंग उसका एक बढ़ा हुआ एक रूप है। क्लोनिंग के सहारे भी हमने उसमें काफ़ी कुछ काम किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका संस्थान है, या फिर और भी जो संस्थान इस दिशा में लगे हुए हैं, वहाँ पर ऊतक संवर्धन की जो प्रयोगशालाएं हैं, वो उनकी क्या खासियत होती है और उसको कैसे तैयार करते हैं? हाँ, देखिए, ये कि लोगों को जानना जरूरी है ये, हमारे ख्याल से, क्योंकि इतना ये सरल नहीं है ये। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ऊतक संवर्धन, या आप कुछ बोलते हो टिश्यू कल्चर का कहते हैं, हमारे यहाँ पूरा इसका विकसित लैब है, और इसका जो प्रोसेस में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। जी जी, बिल्कुल हम चाहेंगे। जैसे कि आपने अगर कोई माइक्रो प्लांट्स अगर आपको तैयार करने हैं छोटे आपको, तो उसमें हम क्या करते हैं कि
प्लांट का जो मैं आपको पहले ही बताया कि जो उसका ऊपर का जो नोट्स होते हैं जो या उसको बिटल का शूट्स जो होते हैं या जहाँ नोट होते हैं पत्तियों के पास में उसको लेकर हमने 2-3 कटिंग करके उसकी और एक टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं और उसको एक MS मीडिया एक घोल होता है एक जिसकी मार्सुके कुक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तैयार किया था और उसमें हम डालते हैं तो वो करीब 21 दिन बाद क्या होता है उसमें पूरी प्लांट पूरा टेस्ट ट्यूब तक पूरा वो आ जाता है वो अच्छा पूरा प्लांट आ जाता है, विकसित हो जाता है पूरा एक हाँ, तरह से। विकसित होता है। और आप एक लैब में एक पूरी की आलू की पौध की फसल तैयार कर बिल्कुल। तो फिर हमने अभी आपको जो बता रहा था कि वो जब उसके बाद हमारा जो एक प्रोसेस और भी होता है इसमें कि इसको 21 दिन बाद जब प्लांट जब पूरा टेस्ट ट्यूब पर पूरा आ जाता है फिर इसको हम लोग एक दूसरे फ्लास्क में हम क्या करते हैं, उसमें अगर नहीं होता है मीडिया उसमें वो सेमी सॉलिड होता है वो, और उसमें उसको निकाल कर बकायदे लेमिनर फ्लोर में उसको जो हम जिससे भी कटिंग करते हैं उसको हम आग में दिखा के उसको हम गर्म करके या उसके जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको निकाल कर फिर उसको करीब इसको 8 से 10 कटिंग उस बढ़े हुए प्लांट का उसको बोलते हैं माइक्रो प्लांट। तो उसका कटिंग हम फ्लास्क में डाल के उसको हम फिर इंक्यूबेटर में तो उसको करीब हम 4 हफ्ते के लिए उसको हम रखते हैं उसको, और बाद में आपको जब दिखेगा करीब 3-4 हफ्ते बाद तो उसमें से आपको छोटे छोटे आपके आलू निकलते हैं। उसको हम अपने भाषा में माइक्रो ट्यूबर बोलते हैं या उसको हिंदी में सूक्ष्म कंद बोलते हैं। तो ये जो कंद होते हैं इस कंद को भी आगे ले आकर हम लोग फिर नेट हाउस में उसको ग्रो कराते हैं, फिर जिसे उसको हम G0 बोलते हैं, और फिर इसको जनरेशन 1-2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको हम ब्रीडर सीड के नाम से उसको बताते हैं कि जो आगे फर्दर हम फार्मर्स को हम देते हैं। मतलब ये प्रजनक बीज बन गया है ब्रीडर सीड। उसके बाद फाउंडेशन उसके बाद आपको पता है कि हमने बताया आपको अभी शायद कि हमारा जो संस्थान का जो कार्य है वो पूरे कंट्री के लिए ब्रीडर सीड पैदा करना होता है। जैसे जो पहाड़ी राज्य हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश से पूरे पहाड़ में जाता बीज, या हमारे जो प्लेन के जो राज्य हैं यूपी है, बिहार है, बंगाल है, तो वो उन स्टेट के लिए वहाँ से स्टेट डिपार्टमेंट हमसे प्रोक्योर करती है वो, और फिर उसको अपने स्टेट फार्म में उसको मल्टीप्लाई करती है, फाउंडेशन 1, 2, 3 करके फिर सर्टिफाइड सीड जाके फार्मर्स को ये बीज देती है। तो ये हमारा जो इस केस में क्या होगा कि जो पहले केस बताया हमने उस केस में किसानों तक बीज आते आते करीब 6-7 साल लग जाते हैं। लेकिन इस केस में जो उत्तक संवर्धन केस है उस केस में आपको 2-3 साल बाद ही किसानों को एक क्वालिटी का बीज को मिल जाता है। जी, ये कहा जाता है कि जब आलू का बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था और अभी भी स्थिति वही है कि ट्रक के ट्रक भर के जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आपने एक जो तकनीक निकाली इसी से जुड़ी हुई कि ट्रू पोटैटो सीड सिर्फ जेब एक पुड़िया ली और वो जेब में आप रख कर पूरे के पूरे ट्रक का आलू लेकर के जा रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है? बड़ी क्या है कि जैसे आपने बड़ा सही समय पे ये पूछा आपने प्रश्न हमसे आपसे, क्योंकि हमारा जो एक तो हमारा आलू से आलू का बीज हम लोग बनाते हैं जी, और जैसे आपने शायद पहले शुरू वाली भाषा बताया कि इसमें आलू के प्लांट में फूल निकलते हैं और जो फूल जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में फूल निकलते हैं। जी। तो वो पहाड़ी क्षेत्र में जो फूल निकलते हैं उसमें फूल में एक बेरी आती है। बेरी जैसे छोटे छोटे टमाटर होते हैं, कच्चे टमाटर होते हैं ग्रीन रंग के, जी। उस तरह की बेरी बनती है वो, और उस बेरी के अंदर आप जब उसको काटोगे आप तो उसमें से आप छोटे छोटे बीज बनते हैं टीपीएस के, तो उसको हम लोग टीपीएस बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड। हाँ, तो उस टीपीएस से भी आपका आलू पैदा हो सकता है। उसके आलू पैदा करने के भी 2 विधियां हैं। एक तो आपने उसको नर्सरी में लगाया आपने, उससे आपको फिर माइक्रो वटिवर बना, फिर इसको अगले सीजन में आप उसको फील्ड में आप लगा देंगे आप। तो इस विधि में क्या है कि इसमें सबसे बड़ा अच्छाई ये है कि आदमी, क्योंकि जैसे बताया आपने कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत आता है इसमें, क्योंकि आपको ट्रकों में आलू ले आना पड़ेगा। जी। आप हमको जैसे पता है कि 1 हेक्टेयर में करीब 25 से 30 क्विंटल आलू लगता है इसमें, और जहाँ टीपीएस की बात अगर हम करेंगे तो उसमें हार्डली 100 से 125 ग्राम बीज लगता है इसमें, और इसकी कुल कीमत आती है 2000 रुपये आती है कीमत। और जहाँ तक जो हमारे जो आलू की सीड की बात होती है 1 हेक्टेयर के लिए करीब 25 से 30 रुपये लगते हैं। तो ये एक तरह का सस्ता भी, और उन एरियाज़ के लिए जहाँ की हमारे देश के बहुत दूर एरिया है, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया है या बहुत दूर है, जहाँ की ट्रांसपोर्टेशन करना एक अपने आप एक समस्या होती है। ट्रांसपोर्ट करने में भी हमारे बहुत सारे आलू उसमें ख़राब हो जाते हैं, आलू उसमें सड़ जाते हैं। तो इस एरिया के लिए टीपीएस बहुत अच्छी कारगर एक हमारी तकनीक है, और आजकल जैसे पता है कि आप जो पैसा बचाना चाह रहे हैं तो इसमें लगा रहे हैं वो। इसमें डॉक्टर पांडे एक चीज़ और है
कि जिस तरीके से हम आलू के पीछे हमने काफ़ी विकास किया और अलग अलग किस्में हुई, जैसे मतलब इस समय अगर मैं आधुनिक किस्मों की आपकी चर्चा करूँ तो जैसे कुफरी सूर्या है, या फिर कुफरी लालिमा है, कुफरी कंचन, ऐसी काफ़ी किस्में विकसित हुई। तो मैं ये चाहूँगा कि क्या कुफरी स्टेशन जो आपका है वहाँ पर जो किस्मों के विकास की बात होती है या और भी क्षेत्रों में विकास हो रही, तो उस विकास में जो नई तकनीकें हैं उनका कैसे योगदान सामने आता है? हमारे देखिए अब हाल में मैं आपको बताऊँ आपको कि पिछले करीब 8 साल से 10 साल हो गए हमारे संस्थान में थ्रू बायोटेक्नोलॉजी हमारा एक डिपार्टमेंट है। वहाँ पर अभी करीब पूरे वर्ल्ड में 14 कंट्री के साथ हमारा एक काम चल रहा है ये। तो हमारे सी पैरे को उन्होंने हमको आलू के लिए बताया है। तो हमारे एक आलू में जैसा पता होगा सबको कि आलू में जीन्स होते हैं, तो आलू के हमने जीन्स को सीक्वेंस कर लिया। अच्छा। मतलब कि कौन सा जीन किस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कोई जीन आलू का साइज बढ़ाता है, कोई जीन आलू की रंग देता है, कोई जीन उसका आलू का फ्रेश कलर होता है, कोई जीन आपका किसी रोग के प्रतिरोधक होता है, या फिर किसी का टेक्सचर बेहतर हो और उसमें वो चिप्स बेहतर बनाए, जैसे कुफरी चिप्स होना आपका, उसमें कुछ ऐसा भी हो जिसमें कुछ आपका ड्राई मेटल उसमें मतलब कम हो। जी। तो आलू अपने आप में एक तरीके से विकास की पूरी राह चल रहा है और उसके पीछे हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो तकनीक निकाली ऊतक संवर्धन की, उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ट्रू पोटैटो सीड है, उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यापित बीज है और एक छोटा सा बेरी से निकालते हैं उसको और इस तरीके से बीज तैयार होता है और आम उत्पादक तक पहुंचता है। तो हमने इस अंश में ये जानकारी ली और फिलहाल हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं इस हम चर्चा कर रहे हैं हमारे आलू में किस तरीके से ऊतक संवर्धन का महत्वपूर्ण योगदान है और आलू का विकास कहाँ तक पहुँचा है, किस तरीके से हमने किस्मों का विकास किया है। और मेरे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर NK पांडे साहब जी। पांडे जी, सबसे पहले एक जो हमने शुरुआत में बात की थी कि आलू की इस समय स्थिति क्या है, मैं आपसे अभी ये जानना चाहूँगा कि जो टिश्यू कल्चर के साथ हम बात को आगे बढ़ाते हुए चलें तो पूरे आलू के स्टेटस में, जो देश में हमारे स्टेटस है, जितना क्षेत्र बुआई क्षेत्र है या फिर उसके बाद उत्पादकता है, उसमें इसका जो टिश्यू कल्चर का योगदान है वो कहाँ तक? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए हमारा जो नॉर्मल आलू सीड है कितना एरिया में है। तो जैसे कि वर्ल्ड में हमारा जो कंट्री है अभी एरिया में नंबर 3 पे है और जहाँ तक हम पैदावार की बात करते हैं वो नंबर 2 पे है। चाइना नंबर 1 पे आता है ये। जी। ये तो रही बात आलू जो नॉर्मल आलू लगाते हैं हम लोग। और जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा ये टिश्यू कल्चर के बारे में कि ये हमारा टारगेट है ये कि टिश्यू कल्चर से निकाला गया आलू का बीज कि वो 100% हमारे खेत में आ जाए, जिससे कि उसमें कोई डिजीज़ ना हो उसमें लगे इसमें। और ये संस्थान चूँकि मेरा काम कर रहा है, जो मेरा संस्थान है मुख्यालय जो शिमला में है, मोदीपुरम जो मेरठ में है, जलंधर में है, पटना में है, तो ये हमारा टिश्यू कल्चर पर काम कर रहे हैं ये। तो हम लोग का टारगेट है कि आने वाले दिनों में पूरा 100% जो सीड मटेरियल हो वो आपका टिश्यू कल्चर से है। इस समय क्या 40%? हाँ, अभी करीब 40% हम कह सकते हैं। और कभी हमको लगता है कि पिछले 4-6 सालों में ही 10% से 40% ये आ गया है। तो और आपको ये बताना कि मैं बताऊं आपको कि एक साल के अंदर करीब 14.5 मिलियन प्लांट्स हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें माइक्रो प्लांट, जिससे कि आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा पैमाने पर हम लोग
इसका सीड मटेरियल हम लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें कि जो हमारा संस्थान है ये हमेशा ये रहा है कि कम से कम किसानों को या किसी भी जो भी इसका जो उपभोक्ता है जो उसको बीज मिले उनको बढ़िया बीज मिले उनको, और जिससे कि उनका उत्पादन बढ़े उनका। जी। इसमें सर कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, आम लोगों की कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ जुड़े हुए सवाल बहुत आते हैं बिल्कुल। आलू से जुड़कर खास कर हम अपने आम दर्शकों के लिए इस बात को जरूर जानना चाहेंगे। और वो जो सवाल है मैं समझता हूँ कि हर किसी से जुड़े होते हैं, जैसे खासकर ये बात कही जाती है कि आलू जो है वो मोटापा बढ़ाता है। हाँ, बड़ा ये अक्सर मेरे पास उसके घटक क्या हैं, कौन से बिल्कुल ये अक्सर मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रश्न ये किसानों के भी आते रहते हैं या किसी टीवी के माध्यम से आते रहते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि दो तीन मतलब एक तो इसकी जो लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, क्योंकि लोग कहते हैं कि आलू खाने से मोटापा होता है या आलू खाने से गैस होता है या डायबिटिक पेशेंट को आलू नहीं खाना चाहिए। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि देखिए आलू एक ऐसा क्रॉप है, एक तो ये कंप्लीट फूड है आलू है जी। मैं बताऊँगा संपूर्ण आहार है, एक तरह से संपूर्ण आहार है ये, और इसमें सब कुछ पाया जाता है। इसमें क्या है कि इसके कैरेक्टर है कि आप जब आलू को तेल में जब आप फ्राई करोगे आप तो तेल में इसका क्या है कैरेक्टर कि वो आलू बहुत तेल जल्दी सूखता है ये। जब आप आलू तेल को सूखेगा तो नेचुरली जब आप स्वाभाविक है आलू खाएंगे तो फिर आपको बड़ा मोटापा होगा। और दूसरी बात जहाँ रही कि जो आलू डायबिटिक पेशेंट के जो आलू नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा देखिए हमारी जितनी वैरायटी आलू की हैं उनमें से जो आलू की जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो 150 mg से लेकर 300 mg तक होती है। अगर आप 100 ग्राम का एक आलू का फ्रेश आलू लें, और ये अभी भी बहुत सारे वेजिटेबल से बहुत सारे सीरियल से अभी भी कम पाया जाता है। अच्छा। होता क्या है इसमें कि जब आलू को आप 2 से 4 डिग्री पे आप जब इसको आप भंडारण करते हैं आप आलू को, तो उसमें उसका जो रिड्यूसिंग शुगर जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो उसके कारण आलू खाने में मीठा हो जाता है वो। तो ऐसा देखा गया है कि जो आलू जून जुलाई में आते हैं कोल्ड स्टोर के बाहर आते हैं वो आलू खाएंगे आपको वो आलू खाने में मीठा लगेगा। तो उन आलूओं को ये मेरा भी रहता है ये कि मतलब हमारे भी एक लोगों को बोलने का होता है कि उस आलू को उनको नहीं खाना चाहिए, और जहाँ तक कोशिश करें कि जो फ्रेश आलू हो फ्रेश आलू को उनको खाना चाहिए। एक बात और जानना चाहूँगा, लोग अक्सर इसमें भ्रम में रहते हैं कि आलू शुगर फ्री मिल रहा है या आलू में मिठास कम है या आलू मीठा ही नहीं है, इस तरीके की चीज़ें हैं, ये भ्रांतियां हैं, आपको भी बताया कुछ कंपनीज हैं ऐसा मार्केट में, आपको पता है कि लोगों को पैसा कमाना आजकल है। इवन हमने देखा कि दिल्ली में भी देखा हमने, बड़े बड़े जो मॉल पे आते हैं वो भी अपना एक 5 किलो को आलू अपना पैक करके उसको आलू बेचते हैं। होता क्या है कि अकेली क्या है, हमारा एक और तकनीकी जो आपने अच्छा बताया आपने पूछा हमसे प्रश्न ये आलू भंडारण करने का हमारे एक वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक निकाली है जिसमें कि हम 10 से 12 डिग्री पर आलू को हम स्टोर करते हैं, और उसमें एक CIPC केमिकल आता है। जी। उस केमिकल से हम उसको फॉगिंग करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आलू का मिठास नहीं बढ़ता उसमें। आलू में जितना शुगर होता है वो उसका आलू उतना ही रहता है। मैं समझता हूँ सर, जो आलू का विकास शुरू हुआ था आज हम काफ़ी आगे निकल गए हैं। बिल्कुल। और किस तरीके से जो सूक्ष्म जो तकनीकें आपने निकाली हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आलू विकास की दिशा में आप जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं और आपने जो उसका ज्ञान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से आलू जो भ्रम लेकर के चला था कि आलू खाने के लिए ठीक नहीं है या आलू मोटापा बढ़ा रहा है, इन सवालों पर तो हमने चर्चा की ही, साथ साथ हमने ये भी चर्चा की कि आलू का विकास किस तरीके से नई नई किस्मों से हो रहा है, सूक्ष्म कंद उसमें आ रहे हैं, उसमें TPS आ रहा है, यानी कि जो एक सत्यापित बीज बोलते हैं जिसको जो पहाड़ी क्षेत्रों में ही तैयार होता है और बहुत ही छोटी सी पुड़िया में आ जाता है। इसके साथ साथ हमने सूक्ष्म तत्वों के अलावा जो उनका प्रयोग है आलू का, जो हमने बातचीत की टिश्यू कल्चर की, ऊतक संवर्धन की, वो भी आलू को एक नई दिशा दे रहा है। तो ये दिशा किस तरीके से है और आलू के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम चाहेंगे कि आप अपनी राय, अपने सुझाव हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम इस कार्यक्रम को और भी अधिक उपयोगी बना सकें। फिलहाल हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और चाहेंगे आपसे विदा स्वीकार कीजिए हमारा। नमस्कार।